मेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। Not the day where we have to give respect, love to our women, but also show the desired place which she needs to have in this present, in this modern society. Without taking much time, I would like to invite Madam Ritu Sharma to throw some light on the contribution of the women of the country in the field of social science. Madam Ritu Sharma. Good morning. Namaskar. महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुझे हासिल प्राप्त हुआ कि मैं महिला दिवस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को आजादी के कितने सालों में भारतीयों के दिलों में सेनानियों के लिए जिन्होंने हर को आजाद करवाने की आजादी के लिए
संघर्ष में बहुत सारे परिवर्तन लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे प्रथम हम बात करेंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब कई राज्यों में महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही थीं, उस समय सरोजनी नायडू उन चुनिंदा महिलाओं में से एक थीं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर पद पर भी रही। उनकी कविताएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। फिर बात करते हैं सावित्रीबाई फुले। अगर आप किसी लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं। यदि आप किसी लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप संपूर्ण परिवार को शिक्षित करते हैं। ये विचार था सावित्रीबाई फुले का, जिनको ये विश्वास था कि शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने का चलन कहीं पर भी लड़कियों के लिए सही नहीं है। इन सबको देखते हुए विरोध हो के बावजूद, अपमानित होने के बावजूद भी उन्होंने लड़कियों को आधारभूत शिक्षा देने का बड़ा बीड़ा उठाया। अब हम बात करते हैं विजयलक्ष्मी पंडित। अपने भाई जवाहरलाल नेहरू जी की तरह विजयलक्ष्मी भी देश के लिए काफी भावुक थी। बरसों तक देश की सेवा करने के बाद वे संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। उनका डिप्लोमैट होना, राजनेता के रूप में उनका हर काम युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। झांसी की रानी। बच्चों, झांसी की रानी तो का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरों पे मैं देख रही हूँ कि हंसी आ गई और बहुत सारी कविताएं भी आपको उनकी याद आ गई होंगी। शायद ही किसी ऐसे भारतीय के बारे में हमने सुना हो जो झांसी की रानी की बहादुरी के किस्से सुन सुनकर बड़ा ना हुआ। झांसी की रानी सन 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाली प्रमुख शख्सियत थी। उनकी बहादुरी के चलते आज उन्हें वीरता का प्रतीक माना जाता है। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक है। वे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ ग्रामीणों को एकजुट कर आवाज उठाई। अब हम कुछ ज्ञान आपको देंगे अरुणा असफ अली के बारे में। कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य रह चुकी अरुणा असफ अली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, बल्कि कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। कैदियों के हित के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। नतीजा सकारात्मक रहा, लेकिन उन्हें कालकोठरी की सजा सुनाई गई, क्योंकि उस समय आप जानते हो बच्चों कि नेशनल मूवमेंट के समय बहुत सारे लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी में देशभक्ति का बहुत जज्बा था। वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहने वाली सुचेता गांधी जी के करीबियों में से एक थी। उस दौरान वे कई भारतीय महिलाओं के लिए रोल मॉडल रही और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने में सफल रही। आखिरी में बताऊंगी भीकाजी कामा के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में सबसे बहादुर महिला थी। वे भारतीय होम रूल सोसाइटी स्थापित करने वाले प्रवर्तकों में से एक थी। उन्होंने कई क्रांतिकारी साहित्य लिखे, यहाँ तक कि मिस्र में लिंग समानता के ऊपर भी उन्होंने कई भाषण दिए। तो ये था मेरा कुछ ज्ञान आपको देना उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा। प्रिय बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रुचिकर लगा होगा और आप इससे कुछ सीखेंगे। स्पेशल अटेंशन टू द गर्ल्स चिल्ड्रन, जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, कि बेटा इंटरनेशनल विमेन डे
की जो हमारी पहली सीढ़ी है वो आप ही लड़कियां हैं जो इस समय हमारे समाज कक्षा में बैठी हैं। यही बच्चियां कल को हमारे देश का एक गर्व बनेंगी और हमें सबको गौरवान्वित करेंगी। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Next, I would like to invite Ms. Nidhi Dubey to tell us something about those women who have contributed in the field of education. Madam Nidhi Dubey. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ सभा में अध्यक्ष रूप से उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, कार्यक्रम आयोजकों एवं अन्य शिक्षक सहयोगीगण व प्यारे बच्चों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा सभा में उपस्थित सभी नारी शक्ति को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम महिलाओं के प्रति अपना सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हैं। उनके द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आप सबके समक्ष मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात भाषा और साहित्य में प्राप्त करने वाली उपलब्धियों में से कुछ महिलाओं के नाम आपके समक्ष उनका जीवन परिचय व कृतित्व को साझा करूंगी। प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे आदि पुरुष मनु के द्वारा स्त्रियों के विषय में जो उक्ति कही गई है, जो उनको सम्मान दिया गया है, वो आपके समक्ष साझा करूंगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्सु न पूज्यन्ते सर्वा सत्रा फला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों का पूजा होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। अब मैं सबसे पहले वैदिक काल की विदुषियों से स्टार्ट करना चाहूंगी, जिसमें मैं सबसे पहला नाम गार्गी का लेना चाहूंगी। गार्गी एक ऐसा वैदिक नाम है जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गार्गी बहुत ही बड़ी विदुषी महिला थी। वो ऋषि वासकनु की पुत्री थी। उन्हें वेदों का, उपनिषदों का उच्च स्तरीय ज्ञान था। वह मिथिला के राज दरबार में 9 रत्नों में से एक थी। इनके विषय में एक वृत्तांत प्रसिद्ध है जिसको मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगी। एक बार राजा जनक के दरबार में यज्ञ का आयोजन किया गया था, तो राजा जनक ने बोला कि यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा उसको मैं 1000 गाय दूंगा, जिनके सिंगों में उन्होंने 10-10 सोने की बांध दिए। उसके बाद वहां बैठे उपस्थित जितने भी विद्वान थे सबने अपनी मौन के द्वारा अपनी असहमति दिखा दी कि उनमें कोई विद्वान खुद को नहीं समझता। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा अपने शिष्यों से कि आप इन गायों को अपने गांव की ओर ले चलें। तभी गार्गी ने बोला कि महाराज, आपको कैसे लगा कि आप यहाँ उपस्थित विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं? मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी, अगर आप उनका उत्तर दे देते हैं तो सहर्ष इन गायों को अपने साथ ले जाएं। उसके बाद गार्गी को थोड़ा सा क्रोध आया कि ये महिला मुझसे क्या प्रश्न पूछेगी, लेकिन उन्हें मुझे बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ माता, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। फिर गार्गी ने अपने दार्शनिक प्रश्नों से महर्षि याज्ञवल्क्य को अपनी बातों में उलझा दिया। याज्ञवल्क्य ने उनकी विद्वता को सहर्ष स्वीकार किया और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अभी भी गार्गी का नाम वैदिक कालीन विदुषियों में बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। अगली कड़ी में मैं वैदिक कालीन विदुषी मैत्रेयी का नाम लेना चाहूंगी। ये भी ब्रह्मवादिनी स्त्री थी, अर्थात इन्होंने ब्रह्म ज्ञान के बारे में, जिसको दर्शन में बड़ा कठिन माना जाता है, उसको प्राप्त किया था। ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की 2 शादियां थी, उनमें ये दूसरी पत्नी थी मैत्रेयी। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अमृत को प्राप्त किया था। जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने संन्यास का सोचा तो फिर अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा
कि मैं अपनी संपत्ति का आप दोनों में विभाजन करना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी आप दोनों में प्रेम बना रहे। तो मैत्रेयी जो थी, उन्हें संपत्ति की कोई पिपासा नहीं थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य महाराज से कहा कि ऋषि, आप जो इन संपत्तियों को तुच्छ समझकर, इन भौतिक ऐश्वर्यों को बहुत ही छोटा समझ के इनका त्याग करके जिस तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस तत्व के बारे में मुझसे साझा करें, क्योंकि इन संपत्ति का मैं क्या करूंगी जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो नास्तिक हैं, इनसे मुझे भी कोई मोह नहीं है। आप मुझे उस अमर तत्व के बारे में बताएं। इसके बाद याज्ञवल्क्य बोले कि आप इस जो संपत्ति का है इसी में से कुछ लें। ये अमर तत्व का ज्ञान बड़ा ही कठिन है और ये सबके द्वारा जानने योग्य नहीं है। लेकिन मैत्रेयी के तार्किक प्रश्नों को सुनकर याज्ञवल्क्य ने उन्हें अमर तत्व और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान दिया। उसके बाद से मैत्रेयी ने मैत्रेयी उपनिषद लिखा, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत मैत्रेयी उपनिषद आता है। वो इन्हीं महर्षि की पत्नी के द्वारा लिखा गया था और ये अपने विद्वता के कारण आज भी जानी जाती हैं। इसके बाद वैदिक कालीन से आगे बढ़ते हुए मैं 19वीं सदी की महिला के बारे में बात करूंगी, जिसमें सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आज हमें हर सुविधा उपलब्ध होते हुए हम उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं जो सावित्रीबाई फुले ने किया। उस समय जो तत्कालीन समाज था वो स्त्रियों की शिक्षा का पुरजोर विरोध करता था। उस समय स्त्री शिक्षा के लिए कुछ करना, उसके लिए आगे आना बहुत ही प्रशंसनीय बात थी। सावित्रीबाई फुले दलित जाति से आती थी। उस समय जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दलित को शिक्षा से वंचित करना चाहते थे और उनको शिक्षा का विरोध करते थे। सावित्रीबाई फुले 3 वर्ष की उम्र से ही शिक्षा में बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, उनको रुचि थी। तो एक बार जब वो अंग्रेजी की कोई किताब पढ़ रही थी तो उनके पिता ने उसे फेंकते हुए कहा कि बच्चे ये हमारे लिए नहीं है। तो फिर उनको लगा कि पापा ऐसा क्या है कि हम इसे नहीं पढ़ सकते। फिर उन्होंने बताया कि उच्च जाति के जो लोग हैं वो हमारा विरोध करेंगे, फिर हम यहाँ रह भी नहीं पाएंगे, तो पढ़ने की बात करती है। फिर उनके मन में उस दिन से पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने वो किताब लाई, उसका अध्ययन किया। 9 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात उनके साथ ये रही कि जो उनके पति मिले ज्योतिराव फुले, वो भी महिला शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने उनके पढ़ाई की रुचि को देखते हुए इसको बढ़ावा दिया। दोनों ने मिलकर 18 स्कूल खोले जो कि लड़कियों के लिए थे। उस समय में लड़कियों की शिक्षा को लड़कियों के शिक्षा का लोग बहिष्कार करते थे। फिर भी इन दोनों ने उस स्कूल को खोला, बालिकाओं को स्कूल तक ले आया, उन्हें शिक्षित किया। समाज में इनका बहुत विरोध हुआ। स्कूल जाने पे इनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, बालू फेंके जाते थे। उस ऐसी विषम परिस्थिति होने के बावजूद इन्होंने अपना कार्य पूरा किया गया और सावित्रीबाई फुले आगे चलकर हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव भी प्राप्त की। इसके अलावा ये मराठी लेखिका भी हैं, कवयित्री भी हैं। इनके अनेक काव्य संग्रह हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन्होंने अशिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा का भी विरोध किया। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अगर इनके बारे में विस्तृत बात करें तो बहुत लंबी बात जाएगी, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आगे अपनी अगली शिक्षाविद सरोजिनी नायडू के बारे में बात करते हैं। ये भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये हमारे भारत की पहली महिला गवर्नर हैं। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। इनकी विशेषताओं के कारण इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत की कोकिला कहा जाता है। इनकी माता भी प्रसिद्ध कवयित्री थी। अनेक भाषाओं की ज्ञाता सरोजिनी नायडू ने बड़े ही भाषाओं में अपनी रचनाएं की। इन्हें अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान था। गीति काव्य एक शैली होती है कविता की, जिसमें इन्होंने अपनी काव्य की रचना की थी। 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 1300 पंक्ति की कविता द लेडी ऑफ लक की रचना की थी। इसके अलावा इनका एक नाटक मेहर मुनीर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा द बर्ड ऑफ ब्रोकन द विंग आदि इनके उपन्यास हैं। अंत में मैं इसके अलावा बहुत महिला हैं जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, उनके बारे में ना चर्चा करते हुए मैं अंत में बस यही कहूंगी, महिला हमेशा एक श्रमिक के रूप में, माँ के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। नारियों में अपरिमित शक्ति है, क्षमता विद्यमान है
और अंत में मैं 4 लाइनों से उन सभी महिलाओं को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश की गौरव है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी गौरव है, अभिमान है। नारी एक जैसा अभिमान है। हमारा नतमस्तक में, हमारा नतमस्तक में, हमारा प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you, Meena. It could go very long if we go on talking about the contribution of the past women of our country. So without taking much time, in contribution to this, I would like to invite Madam Vinita Kumar to throw more light on the contribution of some more women, eminent women of our society, of our country. Madam Vinita Kumar. And the world today is 8th of March and it is being celebrated as International Women's Day. A very happy Women's Day to all the women. I will be focusing on the women empowerment. Now, what is women empowerment? Women empowerment is the process of empowering women, which means power in hands of women. It signifies that women should be given equal opportunity to education, irrespective of any disability. Women are empowerment and achieve gender equality is essential for our society to ensure sustainable development. Our Indian Constitution not only grants equality to women, but it also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women. Within the framework of a democratic polity, our laws, development policies, plans, and programs have aimed at women's advancement in different spheres. Indian women have come a long way. Having broken the proverbial glass ceiling a while back, they are now proving their mettle on the global platform as well. Several Indian origin women have created history in different fields. An Indian woman boxer, Mary Kom, who hails from a small town in Manipur, created history after winning her 6th gold in the World Boxing Championship. The so-called Name Express, Hima Das, was the first Indian athlete to win gold at the International Association of Athletic Federation Under-20 Athletic Championship. And the feather in the cap of Mother India is Aruna Sinha, who is the first female amputee to climb Mount Everest. We can't afford to forget Kalpana Chawla, who was a world-renowned astronaut, who was always fascinated by the stars. She became the first Indian woman to go to space. Since the post-independence period, and especially in the last few decades, women artists in India have been at the forefront of new movement of art. Some exemplary women artists in India, Bharti K, Maya Varman, Hema Upadhyaya, Nilani Mukherjee, Aditya Singh, and the list goes on. The achievements of women in different fields are much more than in the recent years. So, I conclude here with all my good wishes to everyone present here and a very happy Women's Day to all the women present and the women community once again. Thank you so much. Thank you, ma'am. We are really glad to have such eminent speakers in our program. On behalf of the whole Kesman family, once again, I thank you all for giving your precious time. Thank you. And once again, happy International Women's Day to all the women, all the ladies staff of our program, and all the women of the श्रीमती भाग्यलक्ष्मी
wife of Deputy Commissioner KVS Jammu Region, on this special occasion. Happy International Women's Day to today's welcomed, well-acclaimed chief guest of honor, and dear colleagues. Now, I request Principal Sir to honor our today's esteemed guest with bouquet. Thank you, ma'am, for accepting our invitation. Today, we are profusely elated to have an eminent personality among us. She is an inspirational woman, an assiduous lady who has proved once again that there are two powers in this world. One is of sword and another one is of pen. But there is a third power, more stronger than both, and that is of women. So, without taking much time, I would like to invite such a renowned person, because this celebration would not be fructified without having an interaction with such a great personality. So please welcome with a great round of applause our venerated chief guest on stage, Ms. Willie Cole, Special Secretary, Department of Law, Justice and PA. Please give a huge round of applause to have the gems of earth from such a powerful and knowledgeable lady who is amongst us and who has made all of us blessed and honored. Ma'am, please. Mr. Principal and all the distinguished people sitting over here. I think the amount of praises that have been showered, it's really not there, but then actually I'm really feeling honored to be here amongst you, amongst my women friends in arms, and like we are here to celebrate the women power. Like I'm here with you to celebrate us. So it's like without women being the way they are, this world would not have been so beautiful. See, we have to acknowledge all that women's sacrifices to really make up huts ka banana, then these professional field mein wo kitna apna it's a day of praise for the women who really put in so much of effort to accomplish their individual as well as professional goals. So like I have three wonderful women in my life, my mother, my two daughters. So I really want them to grow up as, my two daughters, I want them to grow up as beautiful women and independent women. That is more important. That is really more important. So like, it's like this world would have been much beautiful had there been not all the difficulties, all the hardships that females have to face, that we women have to face. But then, धीरे धीरे ठीक हो ही जाता है. Like हमारी mothers, grandmothers, उन लोगों ने जो face किया है, उनके मतलब we are much better off. But still, अभी भी there is a section of women who still are facing problems, who still are not able to come out of their houses, their homes. Because ये एक perception है कि औरतें जो हैं वो शायद homemakers ही अच्छी रहती हैं. अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, they have that mindset. But gradually
changes and जिस फील्ड में भी कहीं लेडीज हैं, यू ऑलवेज सी कि उसमें एक पर्सनल टच आ जाता है, उस हर काम में वो पर्सनल टच आ जाता है, बिकॉज दैट लव, अफेक्शन, केयर जो एक फीमेल आपको, एक विमेन आपको दे सकती है एनी वे, लाइक बी इट योर मदर, योर वाइफ, योर सिस्टर, वो और कोई नहीं दे सकता है. सो लाइक दिस इज अ डे व्हेन आई थिंक you all men should show the women in your life how much you care for them, how much you love them, and like how precious they are to you. It's not कि एक Women's Day के दिन ही हम लोगों को celebrate करना चाहिए. I think women need to be celebrated each and every day. We deserve to be praised. We deserve to be cared for. We deserve to be respected most of all. So like. I really appreciate आपका इस स्कूल का कि बीच में आपने ये इतना अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया, वुमेन्स डे का ये फंक्शन. एटलीस्ट दी वुमेन स्टाफ जो आपका सारा है, दे मस्ट बी फीलिंग रियली गुड, बिकॉज एक अच्छा सा वो लगता है कि योर एफर्ट्स आर बीइंग प्रेज्ड. सो लाइक वी एक्चुअली आर हियर टू सेलिब्रेट ऑल द वुमेन हीरोज. So like it's no longer heroines, it's heroes. You're not actresses now, it is actors. वो gender equality आ गई है. So like we cannot say कि still discrimination, I must say है अभी भी. It is not कि पूरी तरह से खत्म नहीं है. We still need 33% reservation for women, because without reservation अभी भी शायद हमें आगे जाने नहीं देंगे. But ये है कि effort तो हो रहा है. That is something. It is being recognized. It is being recognized. So like, or and third prize goes to Swarnrekha Raina ma'am. All the contractual staff, please, you are invited on the stage. All the members, please come on the stage. Lisha Dogra ma'am, Usha Chan ma'am, Sneha Manthu, Rachna Sharma, please come on the stage. Kiran ma'am, Kiran Sapru ma'am, Usha Chan ma'am, PGT English, working as PGT English. Lisha Dogra, working as PGT SST, Social Science. Miss Manisha as PRT. She is a student, ex-student of our KV. Sneha Mantu, PGT English. Rachna Sharma, TGT Science. Kiran Sapru ma'am, PGT Geography, History, PGT History. And one of our very valuable member of medical department, ma'am, Kiran. There is a competition of essay writing in Hindi as well as in English. So I am going to announce the names of the English winners. First prize goes to Mrs. Anupama Sharma. Second goes to Rajni Sethi. And third goes to Kamani. Second prize is not Rajni Sethi. Sorry for the mistake. It is Rajni Walia ma'am. Because all of us have not participated in the competition, so it was by mistake. Maybe Rajni Walia ma'am is not here. We'll be handing over the prize on her behalf. Kamini ma'am is receiving third prize for essay writing competition. Now, the essay writing was also held in Hindi language also. For this we have three winners.
Nidhi ma'am, okay? Okay. So, thank you ma'am. Hope all of you have enjoyed today's day. Now, let me invite